हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बिजनेसमैन को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना पड़ता है। जैसे कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तीसरा पार्टनरशिप, चौथा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और पांचवा जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इनमें से एक बिजनेसमैन को डिसाइड करना पड़ता है कि उसे कौन सा फॉर्म चाहिए। इस वीडियो में हम सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में बात करेंगे। नाउ फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मीन्स ओनली एंड प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। तो इसका मीनिंग भी काफ़ी सिंपल हुआ कि कोई भी एक सिंगल पर्सन अपने पूरे बिजनेस को चला रहा है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज द वन हु इज द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। ये एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए काफ़ी सूटेबल होता है और स्पेशली जब भी कोई इंसान अपना बिजनेस शुरू करता है तो वो मोस्टली सोल प्रोप्राइटर ही होता है अपने इनिशियल ईयर्स में। इस फॉर्म में जो बिजनेस का सारा कंट्रोल है वो सब कुछ एक इंडिविजुअल के हाथ में रहता है। वही इसको चलाता है, वही मैनेज करता है, वही सारे डिसीजंस लेता है। सब कुछ उसी के हाथ में होता है। जितने भी प्रॉफिट्स हुए हैं उसको वही बेयर करता है, जितने भी लॉसेस होते हैं उसको वही बेयर करता है। इट इज़ कॉमन इन द एरियाज ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, जैसे कि ब्यूटी पार्लर्स, हेयर सैलून्स, स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग रिटेल शॉप इन लोकेलिटी। ये तो आपने बहुत ही कॉमनली हर जगह देखा होगा। ब्यूटी पार्लर हर कोई जाता ही है, बाल कटवाने के लिए भी जाते हैं। जो आपको छोटी छोटी दुकानें दिखती हैं जो इंसान चलाते हैं, जिसमें वो ग्रॉसरी के सामान बेचता है, शैम्पूज़ ये सब भी बेचते हैं, साबुन ये सब भी बेचता है, तो वो भी सिंगल ही मैनेज किया जाता है। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। पहला है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी सेपरेट लॉ नहीं बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा जो कि इन्हें रेगुलेट करता हो। इसी वजह से कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसका क्लोजर भी आराम से हो सकता है, जब बिजनेसमैन चाहे तब वो बंद कर सकता है। लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। अगर किसी बिजनेसमैन पे किसी भी तरीके का कोई भी कर्जा है तो उसे पूरी तरीके से उसे चुकाना ही पड़ता है, फिर चाहे उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी या अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ ही क्यों ना बेचनी पड़ जाए उस डेब्ट से रिकवर करने के लिए। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। इसका सिंपल सा यही मतलब है कि जितने भी लॉसेस हुए हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हुए हैं, वो सब एक बिजनेसमैन खुद ही भोगता है। कंट्रोल का मतलब भी साफ है कि अगर एक ही ओनर है तो जाहिर सी बात है बिजनेस का पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में है। वो जैसे चाहे अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता है, सारे डिसीजंस वही लेता है बिजनेस को लेके। फिफ्थ पॉइंट इज नो सेपरेट एंटिटी। लॉ के सामने एक बिजनेस और एक सोल ट्रेडर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओनर पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ के लिए। सिक्स्थ पॉइंट इज़ लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अगर किसी बिजनेसमैन की डेथ हो जाती है या वो मेंटली अनस्टेबल हो जाता है या फिर उसे जेल हो जाती है या फिर उसे किसी तरीके की कोई बीमारी लग जाती है या फिर वो बैंकरप्ट हो जाता है तो इसका सीधा असर उसके बिजनेस पे भी पड़ता है। उसका बिजनेस मोस्टली क्लोज हो जाता है। अब हम सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ क्विक डिसीजन मेकिंग में एक सोल प्रोप्राइटर पूरी तरीके से फ्री होता है। किसी की भी कंसल्टेशन की उसको ज़रूरत नहीं होती। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑपरेशंस कॉन्फिडेंशियल एंड मेंटेन सीक्रेसी, नीड नॉट बाउंड बाय लॉ टू पब्लिश फॉर्म्स अकाउंट। यानी कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं रहता है। वो अपने बिजनेस के पूरे ऑपरेशंस की सीक्रेसी मेंटेन कर सकता है। उससे अपने फर्म के अकाउंट्स को किसी को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। थर्ड पॉइंट इज़ डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्टली रीप्स द बेनिफिट्स ऑफ एफर्ट्स एज ही और शी इज सोल रेसिपिएंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट। नीड नो नीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। दिस प्रोवाइड्स मैक्सिमम इंसेंटिव टू द सोल ट्रेडर टू वर्क हार्ड।
यानी कि जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो सारे बिजनेसमैन के ही होते हैं। इस वजह से उसे अपने प्रॉफिट्स को शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और उसे मैक्सिमम इंसेंटिव भी इन्हीं कारणों से मिल जाता है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, personal satisfaction, knowledge for one is responsible for the success of business, instills in the individual a sense of accomplishment and confidence in one's ability। यानी कि एक बिजनेसमैन अपने पर्सनल नॉलेज को यूज़ करता है अपने बिजनेस चलाने के लिए, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होता है और उसे अंदर से भी अच्छा लगता है कि उसको एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलती है कि जो भी है मेरा ही है, मैंने अपने दम पे किया है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, सोल प्रोप्राइटरशिप पूरी तरीके से फ्री होता है, कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं होती, कोई लॉ भी नहीं बना है गवर्न करने के लिए, इसीलिए स्टार्ट करना और क्लोज करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। ये एक लीस्ट रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। ये हो गई मेरिट्स। अब हम लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड टू हिज और हर पर्सनल सेविंग्स एंड बोरिंग्स फ्रॉम अदर्स। यानी कि या तो बिजनेसमैन अपना खुद का पैसा लगाता है या फिर वो अपने ही किसी लोगों से बोरो कर लेता है पैसे को, तो उसे उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। बैंक्स एंड अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस में हेजिटेट टू एक्सटेंड लॉन्ग टर्म लोन, लैक ऑफ रिसोर्सेज, रीज़न वाई साइज ऑफ बिजनेस रेयरली ग्रोज मच एंड जनरली रिमेन्स स्मॉल। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पैसे ज़्यादा नहीं होते, इस वजह से बिजनेस जो है वो एक्सपैंड नहीं हो पाता है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी बिजनेसमैन की डेथ हो जाती है या वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है या उसे जेल हो जाती है या कोई बीमारी हो जाती है या फिर वो बैंकरप्ट हो जाता है, तो इससे जो बिजनेस है वो बंद पड़ सकता है, बंद हो जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इफ़ बिजनेस फेल्स क्रेडिटर्स कैन रिकवर देयर ड्यूज फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस एंड ऑल्सो फ्रॉम बिजनेस एसेट। यानी कि अगर बिजनेस फेल होता है तो क्रेडिटर या तो बिजनेस के सारे एसेट्स ले सकता है और कभी कभार वो पर्सनल बिलोंगिंगनेस भी ले सकता है एक सोल प्रोप्राइटर का। पुअर डिसीजन कैन क्रिएट लॉट ऑफ ट्रबल, दैट्स वाई लेस इंक्लिनेशन टू टेक रिस्क इन द फॉर्म ऑफ इनोवेशन और एक्सपेंशन। अगर कोई इंसान अपने बिजनेस को इनोवेट करना चाहता है या फिर एक्सपैंड करना चाहता है तो वो जनरली नहीं करता है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि सारा डिसीजन उसका है और एक गलत डिसीजन उसके बिजनेस को पूरी तरीके से बंद कर सकता है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, वेरीड मैनेजरियल टास्क सच एज परचेजिंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग एक्सेट्रा। नॉट एवरीबडी कैन एक्सेल इन ऑल दीज। यानी कि जाहिर सी बात है, एक इंसान है, उसका खुद का बिजनेस है, कोई साथ में नहीं है उसके, तो उसको सारा परचेजिंग, सेलिंग, फाइनेंस सब कुछ उसी को देखना पड़ता है और कम ही ऐसा होता है कि एक इंसान सिंगल हैंडेडली सब कुछ मैनेज कर जाए। बस डिसीजन मेकिंग माइट नॉट बी बैलेंस्ड ऑल्सो ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, डिफ़िकल्ट टू रिटेन एम्प्लॉयज़। अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में एक एम्प्लॉय को रखता भी है तो उसके लिए मुश्किल हो सकता है कि वो उस एम्प्लॉय को अपने बिजनेस में बनाए रखे, क्योंकि उसके खुद के पास रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं होते। तो इतने सब कुछ मेरिट्स और लिमिटेशंस के बाद भी एक एंटरप्रेन्योर इसी को चुनता है क्योंकि इसमें कैपिटल ज़्यादा नहीं लगता, सारे डिसीजन उसी के हाथ में रहते, कंट्रोल उसी के हाथ में होता है। इसीलिए इस फॉर्म को लोग जनरली प्रेफर करते हैं। इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर बिजनेसेस वेयर कस्टमर्स डिमांड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, जैसे कि हेयर सैलून्स, ब्यूटी पार्लर्स और भी कई टाइप के सर्विसेज, उनके लिए ये फॉर्म सबसे बेस्ट रहता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये एक स्पेसिफिक फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो कि केवल इंडिया में ही दिखाई पड़ता है और ये बाकी सभी फॉर्म्स में सबसे पुराना फॉर्म है। इसमें एक पर्टिकुलर फैमिली होती है जो बिज़नेस को स्टार्ट करती है और उसे चलाती है। इसके जो एल्डेस्ट मेंबर होता है वही बिज़नेस को पूरा कंट्रोल करता है, सारे डिसीजंस वही लेता है और उसे हम कर्ता कहते हैं। उसके अलावा जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें को पार्टनर्स कहा जाता है। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फॉर्मेशन, जो फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन, at least 2 members in the family and ancestral property to be inherited by them।
यानी कि कम से कम 2 फैमिली के 2 मेंबर्स होने चाहिए बिज़नेस फॉर्म करने के लिए, और उनके पास एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए जो उन्हें विरासत में एक तरीके से मिली हो। इस फॉर्म की ख़ास बात यह है कि इसमें किसी भी तरीके के एग्रीमेंट, मेंबरशिप एग्रीमेंट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। ये एक हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत गवर्न किया जाता है। सेकंड पॉइंट इज़ लाइबिलिटी। इसमें साफ है कि कर्ता की लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, और जो बाकी जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी एक सीमित होती है, उतना जितना कि उनका शेयर है उस बिज़नेस में। कंट्रोल ज़ाहिर सी बात है, सब कुछ पूरा कंट्रोल जो होता है वो कर्ता के हाथ में होता है। सारे डिसीजंस वही लेता है बिज़नेस को लेकर, और बाकी सभी मेंबर्स को उनके एक तरीके से ऑर्डर्स मानने होते हैं। कंटिन्यूटी में ये बिज़नेस कभी ख़तरे में नहीं पड़ता। अगर कर्ता की डेथ भी हो जाती है या तो भी ये बिज़नेस चलता रहता है। जो भी नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होता है वो आगे बढ़ता है और वो फिर उस बिज़नेस को चलाता है। लेकिन इस बिज़नेस को टर्मिनेट किया जा सकता है अगर घर के सभी मेंबर्स उस बिज़नेस को ख़त्म करना चाहते हैं तो। माइनर मेंबर्स, इसमें एक माइनर मेंबर भी पार्ट मेंबर बन सकता है बिज़नेस का। नाउ कम्स मेरिट्स। इफेक्टिव कंट्रोल। कर्ता के पास सारी डिसीजन मेकिंग पावर होती है, तो इस वजह से किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि कर्ता का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता डिसीजन लेने में, क्योंकि एक ही मेंबर को डिसीजन लेना है और वो है कर्ता। नाउ सेकेंड इज़ कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था फीचर्स में कि अगर कर्ता की डेथ भी हो जाती है तो भी बिज़नेस पे कोई असर नहीं पड़ता, ऑपरेशंस बंद नहीं होते। जो नेक्स्ट मेंबर है वो फिर बिज़नेस को कंटिन्यू करता है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ये भी मैंने फीचर्स में ही आपको बता दिया था कि जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका लाइबिलिटी एक लिमिटेड रहता है, जितना कि उनका शेयर है बिजनेस में केवल उतनी ही उनकी लाइबिलिटी है। इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। एक ही फैमिली बिजनेस को चला रही होती है, तो इस वजह से कोई भी बिजनेस का एक तरीके से बुरा नहीं सोचता या उसे ख़त्म करने की कोशिश नहीं करता। तो लॉयल्टी रहती है, और सभी लोग कोऑपरेट भी करते हैं क्योंकि फैमिली बिजनेस ही होता है, तो कोई भी अपनी मनमानी नहीं करता है। नाउ कम्स लिमिटेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज। इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब ये है कि कैपिटल इकट्ठा करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही बस उनके हाथ में होती है, तो एक्सपेंशन का जो स्कोप है वो लिमिटेड होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, सारे डिसीजंस उसी को लेने होते हैं, मैनेजमेंट भी उसी का रहता है। लेकिन इन सब मेरिट्स के होने के बावजूद भी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि उसकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी खतरा मंडरा सकता है, एक तरीके से उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जा सकती है डेप्ट रिपेमेंट में। नाउ थर्ड इज डोमिनेंस ऑफ कर्ता। आपने मेरिट्स में हमने कहा था कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सारी बातें मानते हैं, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। हर कोई एक तरीके से चाहता है कि उसकी बातें भी सुनी जाए, और अगर कर्ता नहीं सुनता है या वो अपने हिसाब से डिसीजंस लेता है तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो ये भी एक बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नाउ फोर्थ इज़ लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में भी मैंने आपसे आपसे कहा था कि उसमें एक बंदा होता है जो जिसको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, वैसे ही जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में भी भले ही फैमिलीज रहती हैं बट करता ही सारे डिसीजंस लेता है, सब कुछ वही मैनेज करता है। तो हो सकता है उसके एक गलत डिसीजन की वजह से बिजनेस पे काफ़ी असर पड़े, या वो किसी से कंसल्ट ना करे, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले ले, तो उसका भी एक तरीके से गलत असर पड़ सकता है बिजनेस में। और वही बात है कि अगर बिज़नेस खतरे में पड़ा है तो फिर प्रॉफिट उतने ज़्यादा नहीं होंगे, लॉसेस हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये जो 4 है ये लिमिटेशन है, मेजर लिमिटेशन है इस फॉर्म ऑफ बिज़नेस में। ये जो फॉर्म है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये एक तरीके से डिक्लाइन में है इंडिया में, क्योंकि अब कोई जॉइंट फैमिली में रहता नहीं है इन कंट्री में, मतलब बहुत ही कम लोग रहते हैं, तो इस वजह से ये काफ़ी डिक्लाइन में है। हर कोई अपने अपने शहर में या तो जॉब कर रहा है या तो अपना सेपरेट बिजनेस खोल के रखे हैं, तो और उसी को चला रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में बात की है।
अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।